नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज आरजू एक इंटरव्यू लेने जा रही थी। इंटरव्यू था एक सोशल वर्कर जो बहुत फेमस थी, मधु जी। मधु जी का इंटरव्यू शाम को 5 बजे आरजू लेने वाली थी। अब हम बात करते हैं मधु जी के बारे में, जिनकी उम्र करीब 54 साल की थी। क्या हुआ था मधु जी के जीवन में ऐसा जो बन गई वो इतनी बड़ी सोशल वर्कर? क्यों करने लगी सोशल वर्क? और कौन सा ऐसा गम था जिसे वो भूल भी नहीं पाए, जिनकी बातें शायद वो भूलना तो चाहती है पर जब याद होती करती तो वो दुखी हो जाती। क्या हुआ था इस बारे में हम जानेंगे। आरजू वहाँ पहुँचती है और मधु जी से कहती है। तब तक मधु जी उन्हें कहती हैं, आरजू बैठो, चलो इससे पहले हम एक दूसरे के बारे में चलो बात कर लेते हैं, फिर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। फिर मधु जी से पूछती है आरजू, बताइए ना मधु जी, ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आप समाज सेवा का इतना बड़ा कार्य करने लग गई हैं? तो मधु बोलती हैं, ये करीब 20 साल पुरानी बात होगी, सन 2000 की बात। उस समय मेरी बस शादी हुई थी और मेरी बहुत उम्र तो नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरा परिवार बहुत अच्छा था। परिवार में मेरे पति, सास ससुर और एक ननद जो मेरी ही हम उम्र थी, मेरे पति की छोटी बहन। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। पारुल जो मेरी ननद होने के साथ साथ मेरी दोस्त भी थी, पर पारुल की ख्वाहिशें बहुत ही ज़्यादा थी। मुझे नहीं पता था कब उसकी ख्वाहिशें ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मुझे क्या, किसी को भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा। मेरी शादी को करीब 1 साल हो गया था। मेरी अभी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बीच पारुल की भी शादी हो जाती है, पर उसका घर बहुत ही साधारण सा परिवार, मिडिल क्लास सा परिवार उसे मिला था। लेकिन परिवार बहुत ही प्यारा था। दुनिया की हर चीज़ें उसके पास ना हो, पर परिवार के सदस्य बहुत ही प्यार करते थे। पर पारुल के दिल में तो दुनिया की हर चीज़ पाने की चाह थी। दुनिया का हर सुख सुविधा उसके कदमों में हो। पारुल इसके लिए अपने पति पर दबाव बनाती तो उसका पति उससे कहता, तुम खुद ही ऐसा काम क्यों नहीं कर लेती जिससे तुम दुनिया की हर आलतू फालतू चीज़ें अपने लिए ले सको। पारुल इसके लिए आस्था चुनेगी, ऐसा क्यों कोई सोच भी नहीं सकता था। पारुल बाहर तो निकलती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसके मन में क्या चलता है ये उसको एक सहेली ने उसे पहले से बता के रखा था, और वही बातें उसे दिमाग में थी। स्कूल की सहेली उसे बताती है कि तुम तंत्र में भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हो, और जब इसमें तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगी तो संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम पाना चाहो और तुम इसे पा भी ना सको। ये बात सुन के जब पारुल तंत्र विद्या की ओर आकर्षित हो जाती है और उसके अंदर तंत्र विद्या को सीखने का उत्साह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, पर परिवार के लोगों को इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताती। धीरे धीरे वो तंत्र विद्या सीखने लग जाती है और समय के साथ सच में उसमें ज्ञान बढ़ता ही जाता है। लेकिन इन विद्याओं के लिए बहुत से बलिदान होते हैं जिसे वो देने के लिए कोई आसानी से तैयार ना हो। लेकिन पारुल के अंदर सारी सुख सुविधाओं का लालच इतना बढ़ गया कि वो इन बलिदानों के लिए भी तैयार हो गई। समय बीतता गया। पारुल कुछ ही दिनों में गर्भ से होती है और उसके बाद 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म देती है। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे और मायके वाले यानी मधु और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। परिवार में नाना नानी दुर्कलियों को खुशी देखते तो बहुत खुशी होती। मधु की तो अभी कोई संतान भी नहीं हुई थी। मधु के सास ससुर कहते हैं, तू भी जल्दी से हमें दादा दादी बना दे। तो मधु कहती है, हाँ मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी अभी मधु गर्भवती नहीं हो पाती। ये बात जब सास ससुर को पता चलती है और पति को पता चलती है, वो थोड़े दुखी तो होते हैं पर उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और उसके बाद कहते हैं, हम तो कोशिश जारी कर ही रहे हैं, हम डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। इधर पारुल की बेटियां करीब 6-7 महीने की हो चुकी थी। पारुल के तरफ से परिवार के सदस्य यानी पारुल के पति फ़ोन करते हैं मधु के परिवार में यानी मधु के पति को कि हमारी बेटियों का नामकरण संस्कार है। मधु का परिवार आने के लिए तैयार हो ही रहा था और ये सब कुछ जो फंक्शन दोपहर या शाम के होने वाला था, तभी फ़ोन आता है और पारुल के पति के रोने की आवाज़ आती है। यह मधु ही फ़ोन उठाती है और ये सुन के बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। उसके बाद वह पूछती है कि क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो वो बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है। उसके बाद जब वो पूरा परिवार को जब ये बात पता चलती है तो पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। परिवार में अफरा तफरी इसलिए मची थी क्योंकि पारुल की दोनों बेटियों की अचानक ही एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। परिवार एकदम सन्न हो गया था ये सुनने के बाद।
क्योंकि उनकी मृत्यु एक पानी का रखा हुआ टब जैसा चीज़ था, उसके अंदर डूबने से हुई थी। अब परिवार में शोक का माहौल हो चुका था। पारुल बहुत ही दुखी लग रही थी। मधु के परिवार वाले उससे सहानुभूति जताने वहाँ पहुँचते हैं। पारुल वहीं बैठी थी, पर उसके चेहरे पे ऐसा कोई भाव ही नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो सदमे में चली गई है। और वहीं अचानक ही पारुल चक्कर खा के गिर जाती है। डॉक्टर को जब दिखाया जाता है तो डॉक्टर उसे और भी बहुत चक्का कर देने वाली खबर सुनाते हैं परिवार को, क्योंकि पारुल फिर से गर्भवती थी। ये सुन के परिवार वाले समझ ही नहीं आ रहे थे कि अब वो खुश हो या दुखी, क्योंकि दोनों बच्चियों की यहाँ मृत्यु हुई थी और उधर पारुल गर्भवती हो गई थी। इधर दोनों बच्चियों को दफना दिया जाता है और परिवार सामान्य होने की कोशिश करने लगता है। कुछ महीने बीतते हैं और पारुल फिर 2 बच्चों को जन्म देती है, जो इस बार लड़के थे। परिवार कुछ समय बाद खुश हो जाता है कि चलो कम से कम पारुल सदमे से शायद इस बच्चों के बहाने बाहर आ जाए। पूरा परिवार भी इस शौक से बाहर आ जाएगा। जो 2 बच्चे गए थे तो 2 बच्चे आ गए। इन 2 बच्चों का जन्म हुआ था। इस बार भी बच्चे थोड़े घुटने के बल चलना शुरू करते हैं, लेकिन किसको क्या पता कि क्या होने वाला था। फिर से वही हादसा होता है और दोनों ही बच्चे फिर से पानी के उसी हिस्से में जाके गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो पूरा परिवार शोकग्रस्त हो जाता है। बच्चों की मौत से पूरे परिवार में मातम परस जाता है। पूरा परिवार पारुल की ओर देखता है, लेकिन इस बार भी पारुल भाव शून्य से वहीं बैठी हुई थी। परिवार के किसी सदस्य को नहीं लगता है, लेकिन जो मधु है वो धीरे से पूछती है कि तुमने थोड़ी सी लापरवाही करी क्या, जो बच्चों के प्रति इतना बड़ा हादसा हो गया। पानी से एक जगह तो हादसा हो ही चुका है, फिर से उसी जगह पे पानी भरने की क्या आवश्यकता थी। परिवार के लोगों ने भी ये सोचा। उसने कहा सभी ने कि हमने तो उस पानी भरा ही नहीं, उसमें पानी कैसे आया ये हमें नहीं पता। दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई इस हादसे में। अब परिवार के सारे लोग तो शोकग्रस्त थे। पारुल पे जब वो हल्का सा भी सवाल करती तो वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती और रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। मधु उसको पीछे जाती है तो लेकिन पारुल कमरे को अंदर से ही बंद कर लेती है। फिर सो जाने के बाद मधु और उसके परिवार, जो किसी पे भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था, ना मधु पे ना परिवार पारुल पे, कि वो जल्द से जल्द कोई दूसरा बच्चा करें। इस बीच मधु ने नोटिस किया कि पारुल के घर में वो सारी सुविधाएं आ रही हैं जो उसको चाहिए थी। एक मध्यम वर्ग परिवार में जो कुछ चाहती थी वो शुरुआत उसके घर में होने लग गया है। कुछ दिन में जब वो मधु के साथ मिलने के लिए गई, उसके घर में पारुल के घर में गई मिलने मधु, तो उसने देखा कि वो सारे गम तो भूल चुकी है और बहुत खुश रह रही है। मधु को इस बात से थोड़ी राहत मिली। इस बीच एक पड़ोसन आई जो मधु को और उसके पारुल को बिना कारण के कुछ सुना के चली गई। पारुल ने बस उसे गुस्से में देखा, लेकिन कुछ ही दिन बाद मधु को सूचना मिली कि पड़ोसन के घर में बहुत कुछ बुरा हो गया है, जिसके बारे में जब मधु को पता चलता है मधु भी भौचक्की हो जाती है। मधु कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उसके पड़ोस के परिवार का वो सदस्य जो बहुत ही स्वस्थ और ताकतवर था, यानी उसके पड़ोस के परिवार का वो सदस्य, अचानक उसकी मृत्यु हो जाएगी। मधु के लिए तो यह बात बहुत हिला देने वाली थी, लेकिन फिर उसने सोचा छोड़ो जाने दो। फिर एक दिन मधु से पारुल कहती है कि चलिए ना बाज़ार कहीं चलते हैं, और वो मधु की दोस्त भी थी और उनके बच्चे तो थे नहीं। तो मधु ने कहा ठीक है, लेकिन वो जाने का मन नहीं था उसको। लेकिन उसने कहा भाभी मैं आपको अपनी पसंद की चीज़ें दिलवाऊंगी। थोड़ा मना करने के बाद फिर मधु उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर रास्ते में किसी से उसकी झड़प होती है और उस व्यक्ति से उसका झड़प हुआ था उसका अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये देख के मधु काफ़ी विचलित हो जाती है, वो सोच ही नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद एक ऐसी कई घटनाएं होती हैं। 2-3 घटनाओं को देखने के बाद जो भी व्यक्ति पारुल से झगड़ा करता है उसका बुरा हो जाता है। मधु ऐसा सोचने लग गई। उसके बाद मधु के मन में अजीब से ख्याल भी आए। मधु कुछ सोच ही रही थी, तब तक पारुल ने कहा आप चिंता क्यों करती हैं, जो चाहेंगे वो हम सबको मिल जाएगा। मैं जो चाहूँगी वो अब मुझे मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे वो भी मैं आपको दिलवा दूँगी। फिर चिंता किस बात की। मधु बात को आई गई कर देती है। पारुल को अंदाज़ा नहीं, कहती है पारुल कि मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है, मेरे पास कुछ शक्तियाँ आ चुकी हैं, बस ये दुनिया मेरे बस में होगी। बस मैं एक छोटी सी काम है, उसके बाद मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान होगी। मधु उसकी बात को अनदेखा करती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि पारुल ये क्या कह रही है। क्या सच में पारुल के पास कोई ताकत आ गई थी? पर इस बात का अंदाज़ा तो मधु को हो ही चुका था कि 2 दिन बीते होंगे करीब, फिर से कुछ ना कुछ हमेशा ही होता है। खैर ये बातें बीती गई आई हो गई और 2 साल के बाद मधु अचानक उसे उल्टी आती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है।
उसके बाद जब वो उसे डॉक्टर को दिखाती है और उसके प्रसाद का छोटा सा डिब्बा तब तक उसके पति लेके आते हैं, उसमें थोड़ी सी एक लाल रंग की माला थी। मधु को पता चलता है कि वो गर्भवती है और मधु के गले में वो माला उसके पति उसके डाल देते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी पता चल गया है कि तुम गर्भवती हो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। पर उससे पूछती है मधु कि ये क्या है, तो बोलता है मेरे दोस्त जो आसपास के मंदिर में गया था, मैं भी साथ में गया था, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, अष्टभुजी माता का मंदिर है, वहाँ का प्रसाद और माला मैं अपने परिवार के लिए भी ले आया। मैंने अपने परिवार के प्रिय सदस्य को इसको पहनाने का सोचा और तुम्हारी कोई औलाद हो उसे पहना देना, मैं भी यही चाहता हूँ, पर अभी तो वो तुम्हारे घर में है तो इसे तुम पहन लो, हमारी संतान भी तो जल्द आने वाली है, उसके बाद ये संतान तक हमारा आशीर्वाद पहुँचेगा और माता रानी का भी आशीर्वाद पहुँचेगा, तुम इसे प्रसाद को खा लो और इस माला को पहन लो। मधु के पति का जो अंदाज़ा था वो सही था, क्योंकि टेस्ट में भी मधु ने कंफर्म किया कि वो गर्भवती है। उसके पूरे परिवार में बहुत खुशी हुई। पारुल भी उससे मिलने आई। पारुल ने उसे कुछ मिठाइयाँ दी। मधु मिठाई खाने ही जा रही थी, तभी अचानक से बाहर से एक बिल्ली दौड़ती हुई आई और काफ़ी ज़ोर से धक्का मारती है और उसके पीछे से निकल जाती है। मधु मिठाई को पकड़ने वाली थी कि पारुल के ही हाथ से वो मिठाई नीचे गिर जाती है और बहुत बुरी तरह से गंदी भी हो जाती है। तब तक मधु कहती है कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, घर में बहुत मिठाई है, आप भी मिठाई खाइए, हम भी मिठाई खाते हैं, और उसके बाद आप तो हमारे दोस्त हो, ये कह के दोनों हंसने लग जाती हैं। समय बढ़ता जाता है। मधु एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। नन्ही सी खिलौनी सी रुई के फाहे से दिखने वाली गुड़िया। मधु उसको देखती है तो उसको तो जन्म के बाद जो उसने अपने गले में माला पहन रखी थी, अपनी प्यारी सी बेटी के गले में पहना देती है। वो माला अपनी बच्ची के गले में पहना देती है और उसका नाम भी अष्टभुजी माता के नाम पे दुर्गा रखती है। मधु को ऐसा लगता है कि दुर्गा माँ के आशीर्वाद से इसका नाम अगर माता दुर्गा रखा जाए तो माता का आशीर्वाद इस पर बना रहेगा। पति को पूछने पे उसके पति को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। पूरा ही परिवार बहुत खुश था। नामकरण का भी संस्कार किया जाता है। परिवार को लेकिन बहुत चिंता हो चुकी थी, क्योंकि नामकरण के संस्कार के पहले भी परिवार में ऐसे बहुत से हादसे हो गए थे ना, जिसके चलते उनको चिंता होने का कारण लाजमी था। लेकिन फिर परिवार में पारुल के साथ हुए हादसे का डर उन्हें लग ही रहा था। डर को देखते हुए उसके परिवार के सभी सदस्य नामकरण 1 महीने के अंदर ही कर देते हैं बच्ची का। और मधु की बेटी बहुत छोटी थी कि उसने कहा, मधु को उसके मन में आया क्यों ना मैं अपनी माँ को कुछ दिन के लिए अपने घर में देखभाल के लिए घर बुला लेती हूँ। पारुल भी उनसे कहती है कि मैं आपकी देखभाल कर दूँगी, और मधु पर उन्हें मना करती है। मधु के मन में पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ आशंका आ चुकी थी और वो किसी बहाने से उन्हें मना कर देती है पारुल को आने से, और अपनी माँ को बुला लेती है जो मधु की और बच्चे की भी देखभाल कर रही थी। मधु को एक दिन बादाम का शरबत पीने का मन करता है तो अपनी माँ को बोलती है, क्या आप मेरे लिए बादाम का शरबत बना दोगी मम्मी? माँ कहती है हाँ 2 मिनट रुको। उसके बाद माँ कहीं जाती है। माँ के थोड़ी देर बाद ही जाने के घर में पारुल आ जाती है, लेकिन इस बार पारुल के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदला हुआ था और मधु के पास आके वो लगभग गुस्से में जैसे मधु की गोदी से उसके बच्चे को ले लेती है। और छोटी सी बच्ची को मधु के भाव को देखकर एकदम घबरा जाती है कि वो पारुल से अचानक से उसे छीन लेती। पारुल इससे पहले कुछ बोलती बता नहीं मधु के ऊपर पारुल ने क्या छिड़का। मधु एक पत्थर के समान खड़ी रह गई और वो बस देख पा रही थी, उसे कुछ कर ही नहीं पा रही थी। पर पारुल ने तो जैसे अपना रूप ही बदल लिया हो। मधु ये सब कुछ देख के बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी, पर उसके ऊपर जो चीज़ छिड़की गई थी उसके चलते वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, बल्कि एकदम चित्त होकर बस खड़ी रह गई थी और चुपचाप बस देख रही थी। उसके बाद एक भयानक जानवर के समान पारुल का चेहरा हो गया था। उसके दांत बड़े हो गए थे। मधु इस रूप को देख के पारुल को चिल्लाना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और वो मधु के बच्चे को पारुल अपनी गोदी में लेके अपने मुंह के पास ला रही थी। मधु के आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके बच्चे को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देगी, पर मधु कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अचानक ही उसने देखा कि उसका बच्चा अचानक ही कैसे पारुल के हाथ से छूट के ज़मीन में आ चुका है और वो रो रही है, पर बच्ची वो उसे देख भी नहीं रही थी। अचानक उसके प्रेत जैसा भयानक रूप पारुल को वो रूप में ही उस बच्ची को वो उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन इस बार बच्ची ने अपनी जगह ही बदल ली और पारुल एकदम बस उसे घूर रही थी। और पर पारुल इस बात को देखने के बाद घमंड से बोलती है, मधु तुझे क्या लगता है तू मुझे ये आखिरी रस्म नहीं करने देगी जिससे मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ?
क्या सिखाया है तूने अपनी इस छोटी सी बच्ची को कि बार बार गायब हो जाए? और छोटे बच्चों के हाथ में इतनी ताकत रहती है क्या कि अपनी जगह बदल ले? तो जो है तेरी बच्ची तो अभी चलना भी नहीं जानती, ना ही घुटने के बल चलना जानती है, ये बार बार अपनी जगह बदल रही है। पर मधु को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, ये तो संभव ही नहीं है। पर पारुल इतने घमंड में थी, लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, क्या तू मुझसे लड़ पाएगी? एक छोटी बच्ची होकर मुझसे लड़ने की सोच रही है। पर मधु ये बात समझ ही नहीं पा रही थी, ना तो पारुल उसके बच्चे को पकड़ पा रही थी और बच्चे का ये बार बार अपनी जगह बदलना, और ऊपर से पारुल का ये भयानक रूप। मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मधु बहुत मुश्किल से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन ना तो उसकी मुंह से आवाज़ निकल रही थी, ना वो अपनी बच्ची को लिए कुछ कर पा रही थी। वो बस पत्थर बनी खड़ी थी, बस मन ही मन पुकार रही थी, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन उसकी माँ तो बाहर गई हुई थी। ये बात तो मधु को ध्यान में भी नहीं थी। बस मन ही मन वो सोच रही थी कि अगर उसकी माँ यहाँ आ जाती तो वो उसके बच्चे को बचा लेती। लेकिन वो तो पत्थर बनी हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। इस बीच पारुल ने छोटी सी बच्ची को फिर से गोदी में उठाया, लेकिन इस बार जैसे ही पारुल ने उसे गोदी में उठाया, पारुल खुद इतनी ताकतवर थी, उसे उठाने की कोशिश कर रही थी पर उसे उठा नहीं पा रही थी। जैसे बच्ची का वजन 2-2.5 किलो ना होके उससे कई गुना हो चुका हो। कई बार वो कोशिश करती और आखिर में उसे गोदी में उठाती। वो त्रिशूल उठा के पारुल के शरीर में लगा देती है। पारुल के शरीर से जैसे सारी शक्तियाँ निकल के उस त्रिशूल में ही समा जाती है। पारुल गिर जाती है, अपनी सारी गलती खुद बताती है। और ये सब कुछ पत्थर बनी मधु सुन रही थी। पारुल बोलती है कि मैंने कैसे 2 बच्चों का बलिदान किया ताकि मुझे शक्तियाँ मिल सके। तंत्र सिखाने वाले बाबा का यही कहना था कि मैं सारे बच्चों का बलिदान करूं। मैंने 2 बच्चों का बलिदान किया और भी ज़्यादा शक्तियाँ मुझे मिली। उसके बाद मैंने बाकी के 2 बच्चों को भी मार दिया और उससे मुझे और भी शक्तियाँ मिल गई। दुनिया में सबसे शक्तिशाली से मैं भी ज़्यादा शक्तिशाली मैं हो गई और मुझसे कोई लड़ भी नहीं सकता था। बस मुझे एक लड़का, एक बच्चा और चाहिए था और उसके बाद मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती। पर मुझे वो खून के रिश्ते में ही चाहिए था। और ये जो छोटी बच्ची है ये अचानक अष्टभुजी माता के रूप में है, ये बात पारुल को भी अंदाज़ा नहीं था। ये जो उसने देखा था वह अष्टभुजी माता के रूप में बच्ची खड़ी हो गई थी। मधु भी इस बारे में सोच नहीं पा रही थी और अलग अलग हथियारों से भरी हुई अष्टभुजी माता क्रोध से ज्वाला में जल रही थी। उनके हाथ में बड़ा सा त्रिशूल था जो अष्टभुजी माता के हाथों में पकड़ती है। वो ज़ोर से चिल्लाई थी कि तेरे पापों का अंत आ गया है। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि तेरे पापों का घड़ा भरेगा और मैं तेरा अंत कर दूँगी। अष्टभुजी माता के रूप में, विशाल अष्टभुजी माता के रूप में वो मधु की बच्ची वो बोलती है, तुझे क्या लगा तेरे पापों का अंत करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं आने वाला? मैं तेरे पापों का अंत कर सकूं और तुझे खून के रिश्ते में एक और बच्चे का बलिदान चाहिए था, इसीलिए मैं खून के रिश्ते में जन्मी ताकि तू मेरा बलिदान लेने के लिए आए और मैं तेरा अंत कर दूँ। पारुल की तो सारी शक्तियाँ एक क्षण में नष्ट हो चुकी थी और तब तक मधु को भी होश आता है क्योंकि पारुल की शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, इसलिए उसके ऊपर किया गया तंत्र भी बेकार हो गया था और वो जल्दी से उठ के अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है। वो पूरी तरह से अब होश में थी। मधु अपनी आंखों से ये सब कुछ देखी थी और अपने बच्चे को उस समय सुरक्षा में चिंतित थी। माता के रूप में उसने देखा बच्ची को, लेकिन भगवान का रूप हो तो भी माँ माँ ही होती है। कृष्ण भगवान को भी भगवान जानती थी यशोदा माँ, लेकिन जब पूतना उसे उठा ले गई तो भी उसे चिंता तो हो ही रही थी ना। वैसे ही जब ये माता के रूप में मधु ने उसे देखा तब भी वो उसकी चिंता ही कर रही थी। तब तक मधु की माँ बाहर से आती है जो बादाम लेकर आ गई थी। माँ को उसे देख के गोदी में देती है और बोलती है, मैं इस औरत को बहुत गुस्से में कि मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। पर उसकी माँ बहुत भौचक्की थी, उसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। उसके बाद मधु बोलती है, मैं आपको सारी बातें ज़रूर बताऊँगी माँ, 1 सेकंड के लिए इसे गोदी में तो पकड़ो, उसके बाद मुझे किसी को सबक सिखाना है। उसके बाद अपने बच्चे को अपनी माँ की गोदी में दे देती है और उसे पालने के पास खड़ा कर देती है। मधु जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी उसने एक लाठी उठाई और आओ देखा न ताओ पारुल को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटा जब तक पारुल बेहाल ना हो गई। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। उसने कहा, हमारे घर में हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है जो मेरे पति ने बहुत पहले लगवा दिया था। मेरे पति को भी कुछ आशंका थी क्योंकि इस घर में कुछ बुरा हो सकता है। उसके बाद सीसी कैमरे जो कैमरा था उसकी फ़ोटोज़ देखी जाती है, उसमें पारुल का सारा कबूलनामा था और अष्टभुजी माता के रूप में जो बच्ची आई थी, लेकिन वो चीज़ कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई।
पारुल का सारा कबूलनामा, जिसमें वो बोल रही थी कि उसने अपने बच्चों की खुद कैसे हत्या की है। सारे सबूत देखने के बाद पुलिस पारुल को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अब उसकी सारी शक्तियाँ तो नष्ट हो चुकी थी। अब उसके पास तंत्र की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि अष्टभुजी माता खुद अवतार लेके उसे नष्ट कर चुकी थी। माँ गोदी में लेके बच्ची को खड़ी थी। पारुल के मधु गोदी में ले लेती है अपने बच्चे को, जहाँ मधु कहती है, माँ रहने दीजिए, मुझे कोई भी चीज़ खाने पीने की अब इच्छा नहीं हो रही है। उधर पुलिस तो पारुल को ले जा चुकी थी। मधु अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठी हुई थी। तभी तक उसे माँ दोबारा आती हुई दिखती है। बोलती है, तुझे तो बादाम का शरबत पीना था, मैं तेरे लिए बना रही थी। तो मधु कहती है, माँ अभी तो मैंने मना किया था, इतना कुछ हो गया, आप फिर भी मेरे लिए बादाम का शरबत बना रही है। तो उसकी माँ कहती है, क्या हो गया, कितना कुछ हो गया। तो जो सारी घटनाएं उसने अभी अपनी माँ को बताई थी। उसने कहा, तुमने मुझे कब बताया, मैं तो अभी जस्ट अभी आ ही रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाने चली गई। उसमें क्या हुआ मुझे कैसे पता होगा। तो उसने सोचा कि मैंने जिसे अपने बच्चे के गोद में दिया था वो मेरी माँ नहीं थी, तो वो खुद माता रानी थी जो यहाँ मेरे बगल में आके खड़ा हो गई थी। इस बात का अंदाज़ा मधु को हो गया। खतरनाक हरकतों के बारे में जब पूरे परिवार को पता चला, किसी ने भी पारुल का साथ नहीं दिया, ना कि उसके ससुराल वाले ने, ना ही उसके मायके वालों ने, क्योंकि उसके परिवारों के बच्चों को ख़त्म करने वाली, चार बच्चों को ख़त्म करने वाली पारुल उसके प्रति कोई सहानुभूति क्यों ही दिखाएगा। कोई नहीं दिखाना चाहता था। पारुल सारे जीवन के लिए जेल भेज दी जाती है और परिवार के किसी भी सदस्य को उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। लेकिन मधु अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि पारुल को अपनी दोस्त समझती थी और बहुत अच्छा समय उसके साथ गुजारा था। लेकिन उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, अपने बच्चों को भी मारा और उसके बच्चों को भी मारने आ चुकी थी। यह सोच के मधु बहुत दिन तक दुखी और डिप्रेस रहने लगी। समय बीता। एक दिन पारुल मधु बाहर गई तो उसने बहुत सारे छोटे बच्चों अनाथ को देखा जो बहुत अनाथ थे, और उसने लगने लगा, इन बच्चों की क्या गलती, इन्हें क्यों अनाथ होने का श्राप मिला। नन्हे मुन्ने अनाथ बच्चों को देख के मधु के दिल में भूख सी उठती। वो उनकी मदद करने लगी और धीरे धीरे समय बीतने लगा। खुद उसे पता नहीं चला इन अनाथ बच्चों की, नन्हे बच्चों की मदद करते करते कब वो समाज सेवा करने लगी, और बहुत से कार्य करते करते वो समाज सेवा से जुड़ गई। उस कार्य में उसका मन भी लगने लगा। कई युवाओं और वृद्धों की भी उसने मदद की, महिलाओं की भी मदद की, और समाज सेवा को ही अपना ध्येय बना लिया। जीवन भर को इसको करने का फैसला कर चुका था, और इस सेवा में भगवान का भी उसे साथ मिला। पूरी तरह से भगवान ने उसे रास्ता दिखाया। आज आरजू का कंप्लीट हुआ इंटरव्यू तो उससे बहुत खुश थी। उसने एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था। आरजू इन घटनाओं का प्रूफ तो नहीं जानती थी, फिर भी उसने तय कर लिया कि वो आज इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से छापेगी। आपको लेकिन हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।